ठाक हैं। तो बच्चे आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रिस्क रिलेटेड टू जीएमओज, क्या क्या रिस्क रिलेटेड होते हैं, क्या थ्रेट्स होते हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीएमओज। जीएमओज मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम यूज़ करते हैं, जिनको एज हम बायो एजेंट्स भी यूज़ करते हैं, फॉर पैथोजेनिक कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं और बाकी पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, फिनोटाइपिकली चेंज के लिए भी यूज़ करते हैं और ट्रेट और करेक्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए भी हम जो है जीएमओज का यूज़ करते हैं। तो जीएमओज के यूज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो वहाँ नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमारे माशरे के अंदर, माहौल के अंदर, हमारे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। अच्छा, क्या इसके रिस्क्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे, आज स्टडी करेंगे। सही है बच्चे, तो वन बाय वन हम चलते हैं। पॉसिबल रिस्क ऑफ जीएमओज, क्या क्या इसके पॉसिबल रिस्क होते हैं। क्रिएटिंग न्यू एंड मोर वाइगोरस स्पेस एंड पैथोजन, इससे क्या होता है कि सबसे पहले इससे जो है न्यू उनकी नेचर जो होती है उसके अंदर म्यूटेशन आती है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, इससे पेस्ट और पैथोजन के जो है नेचर के अंदर चेंज आती है। जहाँ पहले वो लो कंसंट्रेशन पे किल हो रहे थे, वो अब ज्यादा कंसंट्रेशन पे हो रहे हैं। जैसे लाइक 0.0 ppm पे किल हो रहे थे, तो अब वो हो रहे हैं 1.21 ppm पे। यानी कि आप उसका डोज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके अलावा ये भी रिस्क हो रहा है, इसके अलावा उन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी म्यूटेशन आ रही है, चेंज आ रही है। ठीक है, वो चाहे फिजिकली हो चाहे जेनेटिकली हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद एक्सेसोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पेस्ट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन विद रिलेटेड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये भी एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशान कुन है। तो परेशान कुन इफेक्ट है। इसकी इफेक्ट की वजह से जो है पेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन विद रिलेटेड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनके जितने प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसजेनिक्स होती है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट्स करते हैं कहाँ पे, हमारे पेस्ट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी क्रॉप्स के अंदर। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी की जो है ना सिचुएशन, सूरत हाल जो है फेस की जा रही है। ठीक है, हार्म टू नॉन टारगेट स्पीशीज, जो टारगेटेड स्पीशीज होती है उनको तो इतना नुकसान नहीं होता। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेनिफिशियंस, तो आपके एनवायरनमेंट में टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो चाहे ह्यूमन की जो जितना भी इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे टू टाइप्स के आप ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं बेनिफिशियल, एक होते हैं जो कि हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को ज्यादातर ये नुकसान पहुंचाते हैं बाज़। ठीक है, हार्म टू नॉन टारगेट स्पीशीज, जो कि हमारा टारगेट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रप्शन ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज इंक्लूडिंग एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जो है बायोटिक कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, उनकी जो है इकोसिस्टम के अंदर चेंज आता है और इसके अलावा जो है उनको उनके उन पे भी इफेक्ट होता है, इन पे नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। इंक्लूडिंग एग्रो इकोसिस्टम, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर से, वैसे तो इकोसिस्टम में एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी स्पीशीज आती है, लेकिन इंक्लूडिंग एग्रो इकोसिस्टम का मकसद है जो कि एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड इकोसिस्टम है, तो उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक है। irreparable loss or change in species diversity or genetic diversity। तो irreparable यानी कि इस तरह का लॉस होता है कि हम उसको दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, और चेंज भी आ जाता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज डाइवर्सिटी? स्पीशीज डाइवर्सिटी का मकसद है कि स्पीशीज के अंदर जेनेटिकली जो है उसके अंदर वेरिएशन आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए। ठीक है, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाता है। डाइवर्सिटी का मकसद सिर्फ स्पीशीज के जो है जेनेटिकली चेंज नहीं है, फिनोटिपिकली चेंज भी इसके अंदर इंक्लूड है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिकली जो है इसके अंदर डाइवर्जन आ जाए या चेंज आ जाए। ठीक है, और ये बातें समझ में बच्चे? ठीक है, देयरफॉर सम जीएमओज रिक्वायर ग्रेटर स्क्रूटनी देन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है कुछ इस तरह के जीएमओज हैं, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, स्क्रूटनी की जो है वो ज़रूरत होती है, ताकि हम इस तरह की ट्रेडिशनल टेक्निक, ब्रीडिंग की इस तरह की ट्रेडिशनल टेक्निक को प्रोड्यूस करें जिससे बाकी ऑर्गेनिजम्स को नुकसान ना हो, या जो जिस ऑर्गेनिज्म पे हम काम करें उसके अंदर म्यूटेशन ना आए, चेंज ना आए, क्योंकि म्यूटेशन और चेंज की वजह से इकोसिस्टम के अंदर इम्बेलेंस आ जाता है। सही है बच्चे? तो ये इम्बेलेंस की वजह से ही जीएमओज के इम्बेलेंस की वजह से ही जो है बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा
हार्म होता है नॉन टारगेट स्पीशीज को भी, बायोटिक कम्युनिटीज को भी, एग्रो इकोसिस्टम को भी, और स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी। ठीक है, ये टर्म्स आप समझते हैं या इसको मैं आपको एक एक टर्म्स समझाऊं आप लोगों को बच्चे? बायोटिक कम्युनिटीज समझते हैं आप लोग? बायोटिक कम्युनिटीज हो गया, एग्रो इकोसिस्टम हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया, या जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। अवेयर हैं आप लोग इसके, या आगे चलें? क्योंकि ये यस टर्म्स, सर, ये पता है। ठीक है बच्चे, तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। सही है। अच्छा, ये तो क्रॉपिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। अब आते हैं जीएमओस पोजिंग सम रिस्क टू द एनवायरनमेंट। जाहिर बात है, जहाँ पे वो इकोसिस्टम या एग्रीकल्चर क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं जीएमओस, तो वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बड़े रिस्क होते हैं। ठीक है, लिटिल लिटिल आर नो प्योर एक्सपीरियंस विद द ट्रेड्स एंड हाउस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस इस तरह के किए गए हैं जिसकी वजह से करेक्टर्स के अंदर या फिनोटिपिकली चेंज आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हॉस्ट कॉम्बिनेशन के साथ मिलके एक थोड़ा बहुत जो यानी कि इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा, मैं प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मकसद ये होता है कि वो अपने अंदर चेंज ले आते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन की इंटरवेंशन के बगैर। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट के अंदर भी इंटरप्रेशन आती है, इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत इम्बेलेंस आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल बिटवीन अ ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म एंड नॉन डोमेस्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल होती है, इसके अंदर क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिज्म और नॉन डोमेस्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जितना चेंज आता है, या जेनेटिकल एक्सचेंज की वजह से उनके अंदर जितनी जो है म्यूटेशन आती है, चेंज आती है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो रिस्क का कॉज बनती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं, इम्बैलेंसिंग के इशू बन जाते हैं, या एक नई डिजीज का जो है म्यूटेशन के विथ म्यूटेशन एक नई डिजीज भी प्रोड्यूस होती है, जिसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसके एग्जांपल आप अगर देख लें तो ये कोविड वगैरह 19, ये इससे पहले 60s के अंदर, 1960s के अंदर क्या था, ये रिपोर्टेड था। ठीक है, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है तो इसको एज अ बायोवार के तौर पर यूज करना था, जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट हो गया है। 1965 के अंदर जो ये हुआ था रिपोर्टेड, तो इसका इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं था, इतना ज्यादा ये डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड नहीं था। लेकिन इसके बाद इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो बड़ी खतरनाक है, इसीलिए इसको 19 का नाम दिया गया। यानी कि वंस अगेन ये जो 19 में रिपोर्टेड हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। अब भी इसके अंदर म्यूटेशन हो रही है, तो म्यूटेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू इन्वायरमेंटल बेस। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सरवाइव करता है, अगर उसको वो सुइटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता, फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता, तो उसके अंदर म्यूटेशन आती है, चेंज आती है। ठीक है, हमारे पास जो है कोविड, उसका स्ट्रेन आप कह लें या उसका जो भी क्लास कर ले, कैटेगरी कर ले, वो लो लेवल का है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डिक्रीज है वहाँ पे बहुत खतरनाक सूरत हाल है। तो ये जो है सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं, इस पे फर्दर भी स्टडी की जा रही हैं, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी इसमें असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरह जो होता है तो इनके अंदर जेनेटिकली एक्सचेंज की वजह से या इन्वायरमेंट के अंदर जो है जितनी भी तब्दीलियाँ आती है, तो उसकी वजह से जीएमओ उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, म्यूटेशन भी होती है। अच्छा, ट्रेट कन्फर्स एन एडवांटेज टू द जीएमओ अनवर नेटिव स्पीशीज इन गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जीएमओ जो नेटिव स्पीशीज होती है उनके अंदर भी चेंज आ जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर गिवन होती है। ठीक है, उसकी उनके अंदर भी करेक्टर्स के अंदर भी चेंज आ जाते हैं। जाहिर बात है, अगर आप जो है जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को अगर आप यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसका जो है असर उन पे भी पड़ता है जो नेटिव स्पीशीज हैं। अब नेटिव भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इम्बेलेंस की सूरत हाल पैदा होती है। आगे चले बच्चे। अच्छा, गाइडलाइंस फॉर जीएमओ क्रिएशन एंड रिलीज, तो कुछ इस तरह की गाइडलाइंस है, कुछ इस तरह की पॉलिसीज है जिसके थ्रू हम जो है उनको उन पे जो है हम अमल करके किस तरह यानी कि आप जीएमओ रिलीज कर सकते हैं, किस तरह आप जीएमओ पे काम कर सकते हैं। अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर रिडक्शन आ सकती है, रिड्यूस हो सकते हैं, उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं उनके अंदर हम रिड्यूस किए जा सकते हैं। अर्ली प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ जीएमओस टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क, अगर हम प्री प्लान करें और इस तरह के जीएमओस को डिजाइन करें जो कि इन्वायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस करे, तो इस तरह भी काम किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक रिड्यूस रिस्क ऑफ स्टेबिलिटी, लोअर फिटनेस, तो इस तरह के जितने भी रिस्क हैं उनसे जो है हम
बचे जा सकते हैं या इसको बचाया जा सकता है अगर हम प्रॉपरली इसको जो है प्लान करें। तो प्रोमोटर शुड बी इंड्यूसेबल रेदर देन कंस्टिट्यूटिव, यानी कि प्रोमोटर्स को यूज करें, ठीक है। और जो है कंस्टिट्यूटिव जो होते हैं करेक्टर्स, उनको इंड्यूस करने के बजाय हम प्रोमोटर को जो है वो इंड्यूस करें, ठीक है। सिलेक्शन मार्कर्स शुड बी रिमूव्ड बिफोर कल्टीवेशन, ठीक है। जो भी हम मार्कर सेलेक्ट करते हैं वो रिमूव करने चाहिए कल्टीवेशन के बाद, उनको जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएं, बिफोर ना करवाएं, ठीक है। प्रिवेंट लार्ज स्केल और कमर्शियल रिलीज इफ साइंटिफिक नॉलेज एग्जिस्ट अबाउट पॉसिबल रिस्क। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको क्या करता है जीएमओ, जब भी किया जाता है वो लार्ज स्केल पे नहीं स्मॉल स्केल पे किया जाता है, ठीक है। लो लेवल पे किया जाता है, जस्ट लाइक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर किया जाता है, लैब कंडीशंस में किया जाता है, या स्क्रीन हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर किया जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस? जी बच्चे, स्क्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस, जाग रहे हैं बच्चे आप लोग? जी, स्क्रीन हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर क्या फर्क है? आवाज नहीं आ रही बच्चे आप लोगों की? आप लेक्चर सुन रहे हैं सारे बच्चे? यस। जी बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस? नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। सर माशाल्लाह। ग्रीन हाउस में जो है कम जी बच्चे, ग्रीन हाउस के अंदर ग्रीन हम कंप्लीट इन्वायरमेंट देते हैं, आर्टिफिशियल उसमें ग्रोथ वगैरह हम चेक करते हैं, और स्क्रीनिंग में हम टेस्टिंग वगैरह करते होंगे। स्क्रीनिंग करना मुझे पता नहीं है। गुड, सही सही। आप लोग भले बताएं जो जो भी आपको आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ा भी बहुत गलत होगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस और स्क्रीन हाउस में एक वाजे फर्क है, वाजे डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? ग्रीन हाउस के अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को फर्स्ट ट्रायल के अंदर ग्रो करवाते हैं। स्क्रीन हाउस के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायल बेस पे काम करते हैं, हम उनके पैरामीटर्स को चेक करते हैं, वहां पे हम ग्रो नहीं करवाते, ठीक है। जस्ट लाइक उनकी इनिशियल स्टेज चेक करनी हो, या हम ट्रीटमेंट देते हैं कि ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर सर्वाइव कर रहा है 3 से 4 दिन, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो स्क्रीन हाउस के अंदर होते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्क्रीन? स्क्रीन का मकसद ही चेक आउट करना, एक्सप्लोर करना, उनको जो है टेस्ट करना, ऑब्जर्व करना होता है। और ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस में बाजोकात हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करवा रहे होते हैं, उनकी पूरी जो है लाइफ स्पान को हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। उनमें से जो है ग्रीन हाउस या ग्रीन गार्डनिंग का तो एक कॉन्सेप्ट भी है, जस्ट लाइक लोग घरों में जो है किचन गार्डन या ग्रीन हाउस वगैरह लगा के वो पूरी तरह उसको जो है मेंटेन रखते हैं, वो अलग है। यानी कि आप वहाँ पे पूरे प्लांट्स को ग्रो भी करवाते हैं और उनकी जो है फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स को भी गेन करते हैं। लेकिन स्क्रीन हाउस के अंदर काम डिफरेंट होता है, फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम किया जाता है स्मॉल स्केल पे, ठीक है। और लार्ज स्केल पे काम, यानी कि आप ग्रीन हाउस से बाहर निकल कर काम करें, या बड़े ग्रीन हाउस है उन पे काम करें, या कमर्शियली रिलीज करवाएं। तो कमर्शियली कौन कौन सी चीजें रिलीज होती है? बहुत सारे जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होती हैं, क्रॉप्स वगैरह को कराया जाता है रिलीज। तो जीएमओ को कमर्शियल रिलीज या लार्ज स्केल रिलीज से जो है वो अवॉइड किया जाए। सबसे पहले जो है उसको जो है जितने उसके रिस्क हैं, यानी कि स्क्रीन हाउस में उसकी जो है प्रॉपरली स्टडी की जाए, उसके क्या रिस्क है, एनवायरमेंटल से क्या रिस्क है, या जो पेस्ट और पैथोजन पे है उनसे क्या उसका किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। जो इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहलाता है, एक सब्जेक्ट है, या आप समझे एक बहुत बड़ा जो है एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, तो इस तरह की जो है स्टडी स्क्रीन हाउस के अंदर की जाती है। अच्छा, इसके बाद पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल रिस्क। अच्छा, उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स का जो है पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। अगर हमने रिलीज कर दिया तो वो कितने दिन तक उनको यानी कि मॉनिटर किया जाता है, जस्ट लाइक वो उनकी लाइफ साइकिल शुरू हो रही है लार्वा प्यूपा से लेके, या अडल्ट से लेकर आखिरी स्टेज तक, यानी कि मोटिलिटी स्टेज तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। और इन्वायरमेंटल रिस्क उससे जो है डिटेक्ट करते हैं कि वो बाकी स्पीशीज पे कितना नुकसान दे रहे हैं, या बाकी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उस पर तो हमलावर नहीं हो रहे। तो इस तरह की स्टडीज जो है वो हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। थारो रिस्क असेसमेंट एक्सपर्ट्स शुड हैव मल्टीडिसिप्लिनरी, तो इसके लिए जो है एक रिस्क असेसमेंट बनाया जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रिस्क असेसमेंट की पॉलिसीज होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आती है मल्टी डिसिप्लिन ट्रेनिंग के अंदर? इसके अंदर जो है जेनेटिकली भी आ जाती है, फिनोटिपिकली भी इसके अंदर ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। इसके अलावा जो है इसके ट्रेड्स की कैरेक्टर्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। जीएमओ का बिहेवियरल साइंस
जीएमओ बिहेवियरल साइंस आता है, उसकी भी जो है वो ट्रेनिंग कराई जाती है। इंटरेक्शंस ऑफ पेस्ट एंड माइक्रोब्स, इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी की ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि प्रॉपरली जीएमओ को जो है वो समझा जा सके। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे समझ में? अच्छा, ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस को आपको पता है, ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म विद ट्रेट्स दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को विथ ट्रेट्स इस तरह प्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो नहीं पाए जाते हैं उनके अंदर, या उनके अंदर वो करेक्टर्स या क्वालिटीज नहीं होती। तो ट्रांसजेनेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स करते हैं, और उनके जो है करेक्टर्स के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या डेवलप करते हैं कुछ इस तरह के ट्रेट्स या करेक्टर्स जो कि नॉर्मली वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो इस तरह की स्टडीज ट्रांसजेनेसिस के अंदर आ जाती है, जो कि बाद में जो है हम अपने बेनिफिट के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, नॉवल या सिंथेटिक जीन्स, नॉवल या सिंथेटिक जीन्स दैट हैव नेवर एग्जिस्टेड इन नेचर, जो कि इस तरह के जीन जो होते हैं, सिंथेटिक जीन्स होते हैं या नॉवल जीन्स वगैरह होते हैं, वो जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनको जो है आर्टिफिशियली उनको जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी स्पीशीज के अंदर जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या हमें इम्प्लीमेंट करवाया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके और इस इन्वायरमेंट से फायदा लिया जा सके। ठीक है, अच्छा, minimally they are composed of a gene sequence flanked by a promoter and other elements they may come from different organisms। ठीक है, तो इसी तरह जो है जीन सीक्वेंस वगैरह जो है कंपोजिशन की जाती है और प्रोमोटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जो उनके साथ इंटरेक्शन होता है तो उनसे उनके साथ कंपीटेट किया जा सके, या उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर होता है उस तरह का जो है वो रोल प्ले किया जा सके। तो इस तरह जो है जेनेटिकली जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की जाती है। अच्छा, फिनोटिपिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जस्ट सच एज हेल्थ, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आर डिटरमाइंड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ये तो जेनेटिकली था कि जेनेटिकली हम उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंट्स करते हैं, लेकिन फिनोटिपिकली कैरेक्टर्स जैसे लाइक उसकी हेल्थ पे है, साइज पे है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और उसका जो है बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कितना है, ठीक है, और जो है अपने अराउंड सराउंडिंग के अंदर वो किस तरह सर्वाइव करता है, बाकी इन्वायरमेंट के साथ वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तमाम जो किया जाता है एक्सपेरिमेंट, वो स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो भी हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करवाते हैं या स्पीशीज को हम ट्रांसजेनिक करवाते हैं या उनके अंदर हम चेंज ले आते हैं या हम ट्रेड्स पे चेंज ले आते हैं, तो वो फौरी तौर पर हम जो है वो कमर्शियली या जो है लार्ज स्केल पे उसको जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराते। सबसे पहले उसको चेक आउट किया जाता है स्क्रीन हाउस के अंदर। ठीक है, जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं, ये सारी चीजें ना फिनोटिपिकली यानी जीनोटिपिकली ये जो है ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होती हैं। उनका बिहेवियर चेक किया जाता है, उनका इंटरेक्शन चेंज किया जाता है इन्वायरमेंट के साथ भी, पेस्ट के साथ भी और बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी। बच्चे बात समझ में आ रही है या मैं रिपीट करूं दोबारा? कुछ पता नहीं सर आपका आ रही बच्चे। है। अच्छा, नहीं आ रही तो आप बच्चे बता दें, मैं वंस अगेन भी इसको जो है रिपीटेड कराऊं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता नहीं समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा सब कुछ। चले आगे चलते हैं। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स, एक है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है और काविट्स क्या है? काविट्स किसको कहते हैं या कावेट्स किसको कहते हैं? कावेट्स सिर्फ दो बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं है। सर आप बता दें, ये टर्म जी, नहीं पता। जहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ये इस तरह बेनिफिट्स और कैवेट्स होते हैं, जिसका मकसद है नॉन इसके क्या कंपेरिजन है, अगेंस्ट इसका क्या है। ठीक है, सर तो ये कैवियट्स का, सॉरी सर, कैवियट्स का मतलब वो तो नहीं होता क्वेश्चन आपके, उसके प्रोज एंड कॉन्स वाली ऐसी चीज होगी? जी जी, प्रोज और कॉन्स वाली वही इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स और इसके नुकसान क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं? हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स। ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय हर्बिसाइड? हर्बिसाइड इसको कहा जाता है जिसको हर्ब के लिए हम यूज करते हैं, ज्यादातर हम केमिकल्स का यूज करते हैं या सिंथेटिक हम यूज करते हैं, ताकि हर्बिसाइड जो कि हर्ब्स को खत्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स और वीड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए डिस्टर्ब करते हैं? वो उनके फूड के लिए कॉम्पिटिटिव होते हैं।
ठीक है, और बाकी जो है उनके वाटर के लिए, फूड के लिए, बाकी जो है सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए, इनके लिए कॉम्पिटिशन्स करते हैं। तो ठीक है, तो हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि उन हर्ब्स को ख़त्म किया जा सकते, ठीक है। लेकिन हर्बिसाइड जब हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, क्या वो क्रॉप्स टॉलरेट कर पाते हैं या नहीं पाते? ये स्टडी नहीं की जाती। हम जो स्टडी करते हैं या हमारे जो जितने भी कंपनीज़ वगैरह जो ट्रायल करती हैं, वो ये करते हैं कि इस क्रॉप पे क्या इफेक्ट है ये नहीं देखा जाता। ये सिर्फ देखते हैं कि हर्ब्स को कितना कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ हर्ब्स को कंट्रोल करने के चक्कर में जो हम केमिकल्स या टॉक्सिक का यूज करते हैं, वो ना सिर्फ सॉइल को बर्न करता है। सॉइल बर्न का मकसद होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करना, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करता है, बल्कि क्रॉप पे भी असर करता है, ठीक है। अब आ जाता है हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, यानी कि इस तरह की हम स्पीशीज को जो है वो ले आए, इस तरह की स्पीशीज को हम जो है क्रिएट करें या प्रोड्यूस करें जो कि हार्बिसाइड टॉलरेंट हो, यानी कि अगर हार्बिसाइड का भी यूज किया जाए तो वो उसको टॉलरेंट करे और क्रॉप्स पे कोई असर ना हो, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है? फैसिलेट नॉन टिलेज या लो टिलेज वीड मैनेजमेंट। टिलेज क्या होता है जी बताइए। आपने शायद सर मेरे मुझे ख्याल में रोज आई जाती है। जी बच्चे गुड, बताएं बताएं जो भी आपके जहन। अच्छा, मैं क्यों पूछता हूँ, मुझे पता है कि कुछ बच्चे जो हैं ऑनलाइन होंगे भी सही या कुछ नहीं होंगे, या सिर्फ ऑनलाइन करके कुछ बच्चे चले भी जाते हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने कुछ बच्चों को देखा, मैंने क्वेश्चन पूछा, बाद में पता चला कि वो बच्चे थे ही नहीं, ठीक है। टिलेज का मकसद क्या होता है? टिलेज का मतलब यानी कि आप जो कल्टीवेशन करते हैं, या जिसको हम सिंपली कहा जाता है कि जो जमीन जरखेज हो, आबाद हो, जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती हो, जहाँ पे कल्टीवेशन होता हो, जहाँ पे ग्रोथ होती हो, ठीक है। फैसिलेट नो टिलेज या लो टिलेज वीड मैनेजमेंट। वैसे तो अगर जमीन पे अगर क्रॉप नहीं होता, अगर आप क्रॉप ना लगाएं, जमीन को ऐसे ही छोड़ दें, तो वहां पे बहुत ज्यादा वीड जो है वो ग्रो कर जाती है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है? कंजर्व टॉप सॉइल एंड सॉइल मॉइस्चर, रिड्यूस इरोजन। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि टॉप सॉइल जो होती है वो कंजर्व रहती है, सॉइल मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, और इरोजन भी रिड्यूस होती है। जाहिर बात है, अगर वहाँ पे ग्रीनरी होती है या हर्ब्स होते हैं, अगर खाली जमीन पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होती। सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा और भी अलो ग्रेटर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक जितने कंपाउंड्स होते हैं, वो उनके अंदर जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, और एक यानी कि मेंटेन रहती है, ठीक है। अच्छा, ग्लायोफास्फेट ब्रेक डाउन, ग्लायोफा ग्लायफासेट ब्रेक डाउन मोर क्विकली एंड इज मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन में देन मेनी अदर हर्बिसाइड। अच्छा, ये ग्लायफास्फेट एक जो है सिंथेटिक कंपाउंड है, जो कि एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो है इसके लिए कहा जा रहा है कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और बाकी हर्बिसाइड से बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ग्लायफॉस्फेट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड इन द यूएस। ये यूएस के अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है। आई थिंक सो कि इसका जो है पाकिस्तान के अंदर भी इसके जो है इस तरह का केमिकल कंपाउंड्स होगा, जाहिर बात है, क्योंकि ये हर्बिसाइड के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, it use may not be sustainable if weed shifts occur to favor glyphosate tolerant weeds or weed develop tolerance to glyphosate। तो बाजू क्या होता है कि हम वीड ये जो यूज कर रहे होते हैं हर्बिसाइड, तो एक अरसे तक जो होता है वो हर्बिसाइड उससे खत्म होते हैं, हर्ब्स खत्म होते हैं, लेकिन एक स्टेज पे आके वो टॉलरेंस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टॉलरेंस करना शुरू कर देते हैं, तो वो अब पहले जो जिस मिनिमम क्वांटिटी पे खत्म होते थे, अब वो मैक्सिमम क्वांटिटी पे खत्म हो रहे हैं। तो इनके अंदर जो है म्यूटेशन आता है हर्ब्स या वीड्स के अंदर, और उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा इश्यूज भी काज होते हैं, ठीक है। न्यू अल्टरनेटिव्स टू ग्लाइफोसेट tolerance crops may be too expensive or difficult for chemical companies to develop and commercialize। तो इसी तरह जो है अब क्या इसके लिए अल्टरनेट हो, या तो उसको जो है केमिकल कंपाउंड्स बढ़ाए जाए, या केमिकल जो है कंसंट्रेशंस बढ़ाई जाए, तो जो कि तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा उसके लिए आपको पता है कि केमिकल कंपनीज के लिए भी वो मुश्किल होती है उसकी परमिशन लेना, ठीक है, टू डेवलप एंड कमर्शलाइज, और उसको फिर कमर्शलाइज किया जाए। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, ग्लायोफासेट जो है एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या है कि यूएसए के अंदर ये इनका बताया गया, यूएस के अंदर क्या हुआ था, यूएस के अंदर इसको यूज किया जाता है एज अ हर्बिसाइड्स, ठीक है, जिसकी वजह से वीड्स या हर्ब्स को किल किया जाता।
किया जाता था। तो एक अरसे तक उनको कंट्रोल, हर्ब को कंट्रोल किया गया, वीट को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो है, जो जिन हर्ब को और वीट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था, उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गई। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वो टॉलरेंस डेवलप हो गई, अब वो जो कंसंट्रेशन थी ग्लाइफोसेट की, अब वो उस कंसंट्रेशन पे खत्म नहीं हो रहे थे, यानी कि उनके अंदर म्यूटेशन आ गई, चेंज आ गई। अब यानी कि जस्ट लाइक 5 पॉइंट समथिंग जो है पीपीएम पे वो खत्म हो रहा था, अब नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर टॉलरेंस आ गई। ठीक है, तो अब न्यू अल्टरनेट क्या करें, इसका न्यू अल्टरनेट कोई नहीं। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, अगर वो टॉक्सिक की लेवल बढ़ाते हैं तो इसके लिए परमिशन गवर्नमेंट से रिक्वायर होती है, रेगुलर अथॉरिटी से रिक्वायर होती है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको पता होगा, जो भी कंपनीज या ड्रग्स वगैरह टॉक्सिसिटी या पॉइजन इंक्लूड करते हैं, तो उनकी परमिशन प्रॉपर ली जाती है कि इतना टॉक्सिक या इतना कंपाउंड्स प्रिपेयर इसके अंदर जो है मौजूद है। बाकायदा उसकी टैगिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है, और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, फार्मर्स को दी जाती हैं। यानी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो और उसको कमर्शलाइज कराना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कमर्शियल का मकसद होता है आप जो चीज़ मार्केट में ले आएंगे तो वो ह्यूमन एक्सिस में होगी, ह्यूमन एक्सिस में होगी तो उसके जो है वो नुकसान भी होते हैं। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, आगे चलते हैं। बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप, बीटी ट्रांसजेनिक आपको पता है। ठीक है, तो बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है, बीटी क्या है आपको पता होगा, बैसिलस यूरोजेनेसिस है, बैक्टीरिया है थेराजेनेसिस सर। को यूज किया जाता है प्लांट्स के जो है जेनेटिकली उसके लिए जो है जीएमओ। बच्चे आवाज आ रही है, किसका माइक हो? 7-8 महीने बाद कंपनी बंद कर देगी। बच्चे निमरा अपना माइक बंद करें बच्चे, आपकी आवाज आ रही है, सब बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। निमरा अपना माइक बंद करें बच्चे। अच्छा, बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, इसके बेनिफिट्स कैन रिड्यूस द यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। इसके वजह से जो है इंसेक्टिसाइड को रिड्यूस किया जा सकता है। इंसेक्टिसाइड, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्टिसाइड? इंसेक्टिसाइड यानी कि वो कंपाउंड, सिंथेटिक कंपाउंड्स या वो केमिकल कंपाउंड जो इंसेक्ट को किल करते हैं। ठीक है, बीटी, जितने भी बीटी ट्रीटेड प्लांट्स है उनके अंदर ये होता है कि हम उन्हें जो भी यूज किया तो इससे क्या होता है, इंसेक्ट जो है उनकी, इंसेक्टिसाइड जो हम यूज करते हैं उनको रिड्यूस किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके जो है कैविट्स क्या है, मे नॉट बी सस्टेनेबल इफ सेकेंडरी पेस्ट बिकम मोर प्रॉब्लमेटिक एंड आर इफ टारगेट पेस्ट इवॉल्व रेजिस्टेंस टू द बीटी क्रॉप्स। अब कुछ इस तरह के जो हैं सेकेंडरी पेस्ट हैं, या सेकेंडरी पेस्ट का मकसद ये होता है, प्राइमरी पेस्ट होते हैं और सेकेंडरी पेस्ट होते हैं। प्राइमरी जो है वो इनिशियल लेवल पे जो है इसके 3 स्टेज होते हैं हर क्रॉप की। ठीक है, एक इनिशियल बिल्कुल सीडलिंग या जो होता है इसको कहा जाता है सीडलिंग या इमेच्योर स्टेज कहा जाता है। सेकंड होता है मिडिल स्टेज, ठीक है, जिसके अंदर ब्रांचिंग होती है, जिसके अंदर कहा जाता है प्लांट के अंदर जो यंगर स्टेज कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट स्टेज होता है वो मैच्योर स्टेज होता है, जिसके अंदर जो फ्रूटिंग है या सीडिंग है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इसके अंदर पेस्ट भी होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे इसको जो है खतरा लाक होता है, एक सेकेंडरी होते हैं और एक पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी पेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, और इवन वो जो है क्या करते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं बीटी क्रॉप के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से जो है बाजुकात बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, अबव ग्राउंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट अप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द यूएसए कॉर्न एकरेज। कॉर्न कहा जाता है मेज के फसल को। ठीक है, तो अबव ग्राउंड मैंने जिस तरह आपको बताया कि सीडलिंग जब होती है तो वो ग्राउंड के साथ एसोसिएट होती है, यानी कि इनिशियल स्टेज होता है, तो वो अंडरग्राउंड भी नहीं कहा जा सकता। अबव ग्राउंड यानी कि सिर्फ ग्राउंड के ऊपर का मकसद ये होता है कि जब मिडल स्टेज शुरू हो जाए। ठीक है, तो तब इंसेक्टिसाइड को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जाता, क्योंकि जब उस स्टेज पे अगर इंसेक्टिसाइड का अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा कि वो क्रॉप्स के अंदर जो है क्रॉप्स के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आएगी, जो ग्रोथ होते हैं वो सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसके केमिकल्स और टॉक्सिन्स इतने होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, वो सॉइल के अंदर जाके उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक जो है कंटेंट की जरूरत है, हायर लिग्निन कंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो लिग्नाइन क्या होता है? लिग्नाइन, लिग्नाइन जी बच्चे, लिग्नाइन, व्हाट डू यू मीन बाय लिग्नाइन? आसान लफ्ज सर है प्लांट लिग्नाइन। में
प्लांट में मौजूद होते हैं। प्लांट में मौजूद होते हैं। कोई और बच्चे? अच्छा, लिग्नाइन क्या होता है? लिग्नाइन क्या होता है? लिग्निन जो होती है या लिग्नाइन जिसको कहा जाता है, एक शाइनी टाइप का मटेरियल होता है जो कि पेक्टिन की तरह जो है वो जो है लीव्स स्टेम के जो है अपर सरफेस पे पाया जाता है, जिसकी वजह से वो चीजें उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, जस्ट लाइक कोई जो है लिक्विड टाइप की चीजें हों या बाकी चीजें जो होती है वो नहीं करती, क्योंकि वो स्लीपरी होता है। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह इस तरह की जितनी भी ये फ्रूट के अंदर पाया जाता है, लीव्स के अंदर और बाजू का स्टेम के अंदर, स्टेम में तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन लीव्स फ्रूट वगैरह में बहुत ज्यादा लिग्निन की जो है वो हायर कंटेंट मौजूद होती है। ठीक है बच्चे, आगे चलें। अच्छा, जीएम क्रॉप प्लांट्स विथ ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंस टू कॉमन डिजीज। ठीक है, अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? कुड रिड्यूस द यूज ऑफ फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड दैट करंटली आर यूज्ड टू किल डाइवर्स वेक्टर्स और डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा, हम जो ये फंजीसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, असल में ये क्या करते हैं? ये डिजीज वेक्टर्स को तो किल नहीं करते, ये बल्कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, किस तरह? फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का क्या होता है कि आप ये बात याद रखिएगा कि बाजू का तो फंजीसाइड यूज करने से फंजाई किल नहीं होते, रिड्यूस हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इवन कुछ इस तरह के फंजाई हैं, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं, अगर आप 121 सेंटीग्रेड पे ऑटोक्लेव करेंगे, 121 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी ऑटोक्लेव करेंगे, तो वो टेम्पररी, ठीक है, 24 आवर या 48 आवर के लिए इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन किल नहीं होते, रिड्यूस होते हैं। तो ऑलवेज आप हमेशा देखिएगा कि हमेशा वर्ड यूज किया जाता है रिड्यूस का। ठीक है, रिड्यूस का यानी कि वो कम होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। लेकिन इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी हाई टॉक्सिसिटी के अंदर। ठीक है, हाई टॉक्सिसिटी हो या हाई पॉइजन हो, तब जाके ये किल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिजीज किल वेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज वेक्टर्स? डिजीज वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, मैकेनिकल टूल्स भी वेक्टर्स होते हैं, बाजू का तो इंसान खुद भी वेक्टर होता है डिजीज का, जो कि ट्रांसमिट करवाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब अब इस तरह की कंडीशंस में देखें, इंसान खुद जो है ट्रांसमिट करवा रहा होता है डिफरेंट डिजीज को। ठीक है, या उनके मैकेनिकल टूल्स जो है वो करवा रहे होते हैं ट्रांसमिट, या जब हम इरिगेट करते हैं, वाटर जो होता है एक फील्ड, वन फील्ड टू अनदर फील्ड मूव करता है, तो वो भी एक क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि कहा जा सकता कि सिर्फ इंसेक्ट्स जो हैं वो वेक्टर्स हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट वेक्टर्स को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो है लार्ज स्केल पे अप्लाई करते हैं। लार्ज स्केल पे अप्लाई करने से क्या नुकसान होता है कि बेनिफिशियल जो डिजीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। बेनिफिशियल डिजीज वो होते हैं जो कि अटैक करते हैं किस पे? इन फंगस पे अटैक करते हैं या इंसेक्ट्स पे अटैक करते हैं, इनके लार्वा, प्यूपा स्टेज या इनके एग्स वगैरह को जो है वो रिड्यूस करते हैं, खत्म करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो है वो नुकसान पहुंचता है, तो ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ठीक है, कावियर्स कहते हैं मे नॉट बी है ये। ठीक है, मे नॉट बी सस्टेनेबल इफ पैथोजेंस इवॉल्व रेजिस्टेंट टू ट्रांसजेनिक वेराइटीज। वही आ जाता है, अगर हम ट्रांसजेनिक वेराइटीज को हम कराएं, अगर हम ट्रांसजेनिक वेराइटीज को हम प्रोड्यूस करवाएं, तो भी क्या होता है कि वो एक अरसे तक इवॉल्व होते हैं, रेजिस्टेंट करते हैं पैथोजन, लेकिन उसके बाद वही कंडीशंस आ जाती है उनके लिए, फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीएमओ क्रॉप जो है वो ज्यादा अरसे तक जो है वो उसको सर्वाइव नहीं किया जा सकता, उसको जो है एनवायरनमेंट पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से जो है उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, चेंज आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसी तरह जीएमओ क्रॉप जो है वो ज्यादा अरसा नहीं सर्वाइव करते। फ्यू क्रॉप्स विद ट्रांसजेनिक डिजीज रेजिस्टेंस हैव बीन deregulated to date, exception including virus resistant squash, papaya and potatoes। ठीक है, अब कुछ इस तरह के क्रॉप्स हैं, अगर उनको ट्रांसजेनिक डिजीज रेजिस्टेंस बनाया भी जाए, ठीक है, तो वो डीरेगुलेटेड हो जाते हैं या उनके अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। जस्ट लाइक इन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं, वायरस रेजिस्टेंट स्क्वाश या पपाया, जो है पपाया एंड पोटैटो, ये क्रॉप्स हैं, इसके अंदर जो है इसको सक्सेसफुली किया गया। लेकिन ज्यादातर प्लांट्स ज्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो है वो फिर दोबारा
म्यूटेशन आ जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वायरस के अंदर भी आ जाती है, और जो है बाकी बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई के अंदर भी आ जाती है, वो दोबारा इस पे अटैक कर लेते हैं, फिर जाके न्यू वेराइटीज पे हम चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, पहले बीटी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था पूरे वर्ल्ड वाइड के तौर पर कि बीटी के जितने भी प्लांट्स है वो सक्सेसफुल है, लेकिन अब ये है कि बीटी के तमाम प्लांट सक्सेसफुल हैं, उन पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अब जो है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनको थ्रेट जो है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। मेडिएशन ऑफ पोल्यूटेड सॉइल यूजिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स और बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, इन्वायरमेंटली फैक्टर्स नहीं देखे जाते, सिर्फ सॉइल के फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। जस्ट लाइक आपने जो है जीएमओ या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल, अगर आपकी जो है ग्रीन हाउस के अंदर सॉइल है वो तो चलो ट्रीटेड सॉइल है, वो सॉइल आपने जो भी यूज किए तो वो ऑलरेडी जो है आपने प्रिपेयर किए, लेकिन जब लार्ज स्केल पे या कमर्शियलाइज आप उन प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो सॉइल जो ओपन एरिया के अंदर पाई जाती है वो मे बी पोल्यूटेड सॉइल हो, मे बी उन सॉइल के अंदर जो है वो सीड बैंक हो, मे बी माइक्रो बैंक हो, मे बी बैक्टीरियम बैंक हो, मे बी जो है वायरल बैंक हो। तो सॉइल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जो हैं वो रेजिड्यूल्स बच जाते हैं, या उनके जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे लाइक निमाटोड से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, जिसको सॉइल बोर्न डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो भी बाजुकात बहुत ज्यादा जो वो पोल्यूटेड सॉइल के अंदर होते हैं वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, बेनिफिट